नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम बंधन 24/7 पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपकी पॉलिटिक क्लासेस करा रहा हूँ और जिसमें मैं आपकी लास्ट क्लास में पार्लियामेंट पढ़ा चुका हूँ, यानी इंडियन पार्लियामेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब पार्लियामेंट भी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है और इस पार्ट 5 का लास्ट पार्ट है जो है आपका फेडरल जुडिशरी यानी संघीय न्यायालय। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जैसे ही हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसमें रह जाता है आपका महान्यायवादी कैग रह जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसे भी हम किसी एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमारा पार्ट 5 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ेंगे, यानी राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम हाई कोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आज सुप्रीम कोर्ट की वीडियो है, ठीक है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, संघीय न्यायालय यानी संघ का न्यायालय, राज्यों के न्यायालय हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम न्यायालय के बारे में। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद में आते हैं हाई कोर्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। जैसे मैंने माना यूपी है, यूपी का अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे आपका बिहार है, बिहार का अपना एक हाई कोर्ट है। तो इन स्टेट्स के भी अपने हाई कोर्ट हैं। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनके लिए एक न्यायालय ना होकर कुछ 2-3 राज्यों के लिए मिलकर एक न्यायालय बना हुआ है, ठीक है। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग ना होकर। इसी तरह से उन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हाई कोर्ट्स में मैं उन चीज़ों को आपको बताऊंगा कि कौन कौन से न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन से राज्य के न्यायिक क्षेत्र आते हैं। तो उसे मैं हाई कोर्ट्स वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट्स के बाद में आते हैं अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। जो इनके अधीनस्थ होंगे, जिन्हें हम जिला न्यायालय बोलते हैं। जिला में, डिस्ट्रिक्ट्स में जो न्यायालय होते हैं, जिला और सत्र न्यायालय, इनके बारे में पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। फिलहाल आज की हमारी वीडियो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है भारत के संविधान किसमें है? संविधान के पार्ट 5 में है, ठीक है। पार्ट 5 में आपके कौन कौन से हैं? देखिए, एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं? देखिए, आपका पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। ये सब आपके कहा महान्यायवादी हो गए, ये किस में आ गया? आपके एग्जीक्यूटिव में। इसे हम पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव के बाद में आती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। संसद खत्म, अब संसद के बाद बात आती है न्यायालय की। तो इसके साथ हमारा ये पूरा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 5 और इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक, यानी कि 124 आर्टिकल से लेकर अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक किसका वर्णन है? भारत के सुप्रीम कोर्ट का यानी उच्चतम न्यायालय का, ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट है तो इसकी नियुक्ति किस तरह से होती है न्यायाधीशों की, उससे बात करने से पहले हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले 1783 वाला जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था ना, उसमें 1784 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहाँ पर? कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन ये भारत शासन अधिनियम जो आया था आपका 1935 में आया था, लेकिन फेडरल कोर्ट की स्थापना उसके 2 वर्ष बाद 1937 में हुई थी। और इसमें उस समय जजेस कितने थे? आपके 1+7, यानी कि एक जो आपके थे वो चीफ जस्टिस थे और आपकी 7 अदर जजेस थे, ठीक है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मैरिज ग्वायर और इसकी स्थापना आपने पढ़ ली कब हुई थी? 1937 में। अब हुआ क्या? फिर भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद में सन 1950 में 28 जनवरी 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। उस समय भी जजेस कितने थे? 1+7, यानी कि 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, ठीक है। और जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ठीक है। ये हो गए आपके कुछ फैक्ट। अब बात करते हैं हम जो यहाँ पर इस स्लाइड में है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है।
नियुक्ति किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है और किसकी सलाह पर करते हैं? न्यायाधीशों के परामर्श पर। कौन न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के। और जिन न्यायाधीशों से मिलकर वो समिति बनती है उसे हम बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम की सलाह पर कॉलेजियम जजेस सेलेक्ट करता है और वो राष्ट्रपति को सिफारिश भेजता है और वो उनकी नियुक्ति करते हैं। इसे हम बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली में होता क्या है? एक तो आपके चीफ जस्टिस होंगे, इसमें 5 सदस्यीय कॉलेजियम होता है और इस 5 सदस्यीय में आपका एक चीफ जस्टिस होंगे जो CJI होंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के, और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, वो भी वरिष्ठ, ठीक है, जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश आपके कहाँ पर? इस कॉलेजियम में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया चली आ रही है, वो है वरिष्ठता के आधार पर। जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वही आपका क्या होगा? CJI होगा। और ये कब से? ये 1993 में संविधान की सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने इसका निर्णय दिया था कि जितने भी न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति 9 सदस्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होगी वो आपकी वरिष्ठता के आधार पर होगी। और वर्तमान में भी यही प्रक्रिया चल रही है कि वरिष्ठता के आधार पर जो आपका जजेस होगा उसे सुप्रीम कोर्ट का CJI यानी कि चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, ठीक है। अब न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी, मस्ट नहीं है, शुड नहीं, मस्ट आएगा, ठीक है। अब किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में, चाहे एक हाई कोर्ट हो या 2 हाई कोर्ट मिलाकर, उससे ज़्यादा हाई कोर्ट मिलाकर, उसने कम से कम 5 वर्ष तक वहाँ पर वो न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। मतलब उसे हाई कोर्ट में एक तरीके से 5 साल तक न्यायाधीश के लिए के तौर पर उसने कार्य किया हो, या फिर ऐसे उच्च न्यायालयों में उसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, ठीक है। ये होगी इसकी एलिजिबिलिटी। और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, यानी यहाँ पर क्या है? ये या है यहाँ पर, या ये क्वालिटी हो, या ये क्वालिटी हो, या ये क्वालिटी हो, तीनों में से कोई एक हो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाई जाती है जजेस को राष्ट्रपति द्वारा या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा, ठीक है। और इस संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने की, निष्ठा रखने की एवं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं कौन? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। ये इनकी खासियत है यहाँ पर। अब अगर हम आगे चलें तो अब बात आती है इनका टेन्योर, यानी कि कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है इनका? इनकी 65 ईयर्स एज तक होता है, या तो इनकी 65 साल पूरी हो जाए या फिर ये अपना त्यागपत्र दे दें, किसको? आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। यहाँ पर एक बात आती है रेजिग्नेशन, ये अपना किसे देते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपना रेजिग्नेशन या फिर त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो आपके होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो सकता है। आगे बात करें तो अब बात आती है न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। जैसे मैंने आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया था ना कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो जो न्यायाधीश हैं उन्हें महाभियोग, संविधान में इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो इन्हें महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ये महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, महाभियोग के जैसी ही प्रक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि हटाने की शुरुआत किसी भी सदन में की जा सकती है। इसके लिए लोकसभा से 100 सदस्यों की सहमति जरूरी है और राज्यसभा से 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। इसके लिए अगर कोई इन्हें हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 जो मेंबर हैं, MPs हैं, उनकी सहमति जरूरी है, और अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 MPs की सहमति जरूरी है। उसके बाद ये प्रस्ताव संसद में या फिर किसी भी जिस सदन में लाया जा रहा है वहाँ पेश किया जाएगा। वहाँ पर सभापति देखेगा, अगर उसे लगता है कि हाँ ये आरोप सही लगाए गए हैं, उनकी जांच की जाएगी, सही है तो फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, वरना वहीं निरस्त कर दी जाएगी। आगे चले तो इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जांच करने के लिए, या अन्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, किसी भी अदर हाई कोर्ट का, और एक कानून का जानकार। ये 3 लोग होंगे। यदि ये 3 लोग जांच में पाते हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं न्यायाधीश पर ये सही हैं, तो फिर प्रक्रिया संसद में शुरू होगी इन हटाने की। फिर उसमें होता क्या है, प्रस्ताव जिस सदन में लाया जाता है उस सदन में भी पारित होना जरूरी है, और दूसरा सदन जो है उसमें भी पारित होना जरूरी है। पास होना, जो रेजोल्यूशन है वो दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। और पास कैसे होगा, क्या बहुमत चाहिए? एक तो
कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जैसे मान लीजिए 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो इसमें इसके बहुमत यानी कि कुल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक, ठीक, इतने मेंबर्स का प्रस्ताव पास होना जरूरी है, और जो उस टाइम प्रेजेंट हैं और जो प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि जैसे आपके मेंबर कितने हैं, 245 राज्यसभा में, यहाँ पर लाया गया, तो यहाँ पर इनका बहुमत कितना होगा, आप देखिए एक तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका 123 मान लीजिए, ठीक है, 123 मेंबर्स की वोटिंग जरूरी है, ठीक है, और मान लीजिए वहाँ पर 200 लोग प्रेजेंट हैं, 200 एमपी प्रेजेंट हैं, 200 का 2/3 कितना होगा आपका, इसे आपका 200 नहीं, एक मैं आपको लेता हूँ 240, मान लीजिए इतने प्रेजेंट हो गए उस दिन, 2/3, इसे काटेंगे यहाँ से, तो 160 मेंबर्स की भी आपको सहमति जरूरी है। यानी कि अगर इतने मेंबर्स ने वोट दी और 240 प्रेजेंट हैं तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और 2/3 भी इसका होना चाहिए, तो यानी कि 160 लोगों का बहुमत आवश्यक है। इस तरह से ही लोकसभा में पारित होगा, ठीक है। अब ये पारित हो गए, तो जैसे ही ये प्रस्ताव पारित होंगे और न्यायाधीश यहाँ हटा दिया जाएगा उसके पद से, ठीक है। अब ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ संसद में इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो वो हैं वी रामास्वामी सबसे पहले 1993 में, लेकिन ये प्रस्ताव लोकसभा में ही असफल हो गया। 2018 में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, इनके खिलाफ इन्हें हटाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने इसे खारिज कर दिया, ठीक है, वैलिड रीजंस नहीं पाए। अब बात आती है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या है, देखिए जो न्यायाधीश रिटायर हो गए, अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ अल्पकाल के लिए, कुछ समय के लिए उनकी सेवाएं जरूरी हैं, उन्हें बुलाकर उनसे सेवाएं ली जा सकती हैं, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुला सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश लिखित में अनुरोध कर सकता है, बाध्य नहीं है वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ लिखित में अनुरोध कर सकता है, वो चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। ये है सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात। अब बात आती है आर्टिकल्स की। देखिए तदर्थ न्यायाधीश की और बात करना भूल गया मैं, यहाँ पर तदर्थ, हाँ जी, तदर्थ न्यायाधीश की बात कर लेते हैं, एड हॉक जजेस, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश क्या हैं, इन्हें हम बोलते हैं एड हॉक जजेस। किसी भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में बुलाने की प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो हैं वो कम हैं, उनकी गणपूर्ति कम है, जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस का प्रावधान है, एक आपके सीजेआई और 33 आपके अन्य जजेस, ठीक है। तो अगर यहाँ जजेस कम हैं तो किसी हाई कोर्ट से जो अच्छा जानकार है, जो जज हैं, वो बुलाए जा सकते हैं, तो उन्हीं न्यायाधीश को कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है, फिर जैसे ही यहाँ पूर्ति होगी तो उन्हें के न्यायालय में वापस भेज दिया जाएगा। तो यही आपके एड हॉक जजेस बोले जाते हैं, और एड हॉक जजेस की नियुक्ति जो होती है आपकी वो टेम्परेरी होती है, ठीक है, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे तो उन्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती हैं, ठीक है। और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 127 में है एड हॉक जजेस का, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब तदर्थ न्यायाधीश हो गए, अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। आर्टिकल क्या है, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही यहाँ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला है आपका आर्टिकल 124, यानी सुप्रीम कोर्ट के स्थापना और उसका गठन किस तरह से होगा। न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है आर्टिकल 125 में। 126 में कार्यकारी और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो उस समय मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो कुछ समय के लिए जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रखा जाएगा, तो उसके बारे में चर्चा है यहाँ पर। और फिर है आपकी 127 में जो मैंने आपको भी एड हॉक जजेस के बारे में बताया, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, न्यायाधीश हो गए। अब आगे अगर हम बात करें तो 128 में जो भी मैंने आपको रिटायर्ड जजेस के बारे में बताया था, उसका जो वर्णन है, उनसे जो सेवाएं ली जाएंगी कुछ समय के लिए, वो आपके 128 में वर्णित है। 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो इसने निर्णय दे दिए वो निर्णय इनके सेव हो जाते हैं। आगे किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई भी केस इससे रिलेटेड आएगा तो यहाँ पर ये अभिलेख इसका निकाला जाएगा और वो आगे सहायता करता है जो भी इनका फैसला होगा पुराना, ठीक है, अभिलेख न्यायालय के रूप में। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, यानी कि इसके क्षेत्राधिकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं उच्चतम न्यायालय के में, जैसे आपका फंडामेंटल राइट है।
फंडामेंटल राइट्स में इनका हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये मूल क्षेत्राधिकार में आता है इसके इस तरह से, ठीक है। 138 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को विस्तारित करना है, यानी इनके जो मूल क्षेत्राधिकार हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनको विस्तार करना किसका काम है, भारत की संसद का। भारत की संसद इनके क्षेत्राधिकारों को विस्तृत कर सकती है। नेक्स्ट की बात करें, आर्टिकल 141, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, यानी कि कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट घोषित करता है तो वो सभी न्यायालयों पर लागू होगा, सभी न्यायालयों को मानना भी होगा, ठीक है। लास्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143, ये मैं आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति। किसी भी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि इस सलाह को माने, बाध्य नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 की बात होगी। अगर हम आगे बात करें ना, अब बात आती है कुछ फैक्ट इससे रिलेटेड। फैक्ट क्या है कि देखिए 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, कब, कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट में इसका प्रावधान था और बना कब, 1784 में, और इसके पहले सीजीआई कौन थे, एलिजा एम्पे, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 1937 में पहला फेडरल कोर्ट दिल्ली में बनाया गया, और जिसके मैंने आपको बताया था सीजीआई थे मैरिज ग्वायर, जो मैं आपको बताया था, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में, और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड 28 जनवरी 1950, सबसे पहले अब इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था। जो फर्स्ट सीजीआई थे हीरालाल जे कन्या, ये बता चुका हूँ। उस समय जजेस कितने थे, 1+7, 1 सीजीआई प्लस 7 अदर जजेस, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। सबसे लंबा कार्यकाल किस जज का रहा है, तो वो है YV चंद्रचूड़, आपके 1978 से 1985। सबसे छोटा कार्यकाल KN सिंह, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक। ये सीजीआई है, यहाँ पर ये जजेस नहीं है, एज ए सीजीआई किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। तो ये आपके 2 जजेस हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल इनका और सबसे छोटा कार्यकाल KN सिंह का। आज तक कुल महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कितनी बनी है, वो है 0। लेकिन अगर बात करें न्यायाधीशों की तो वो आज तक 11 बनी है, और उसमें सबसे पहली कौन सी थी, फातिमा बीबी, और जो लास्ट में बनी है 2021 में, ये आपके 3 है, कौन कौन सी, हिमा कोहली और BV नागरत्न और बेला त्रिवेदी। ये हैं आपकी जो लास्ट में बनी थी 2021 में 3 न्यायाधीश जो नियुक्त हुई थी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी है तो लाइक करें, शेयर करें, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि होगी राज्यों के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।